कर्जे बढ़े और हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है वो पिछले 10 साल की कर्जों का पड़ा हुआ सूद देना पड़ता है। कर्जे ले लिए, ये कर लिए, तारीखी कर्जों के इन्होंने अंबार लगा दिए। कर्जों का बोझ है वो हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। 6000 अरब रुपए दिए हैं माजी के कर्जों के ऊपर जो सूद है। असल रोजगार नौजवानों को इंडस्ट्रियल स्टेट से मिलेगा। हम क्या कहें उन पाकिस्तानियों को जो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को वर्कर नहीं मिल रहे। सारी टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री इस वक्त चल पड़ी है। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंशाल्लाह उठ गई है। आज पाकिस्तान की अवाम मुश्किल में है, मईशत तबाह हो चुकी है। एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आ रही है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो हमारी इंडस्ट्री अपने आप को बेहतर अंदाज में पोजीशन कर रही है। न्याजी साहब के होते हुए बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत। एक तरफ आपके लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं, दूसरी तरफ इंशाल्लाह अपनी ज़राअत के ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पहले सियासी खबर क्या है? मौलाना फजलुर रहमान बोले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा गरजे बरसे मीडिया पे कहते हैं, अजीब किस्म की बातें करते हैं। सोच समझ के बात किया करें, सवाल किया करें। PDM बिल्कुल ठीक है, अलाइव एंड वेल किकिंग। चले मौलाना साहब ने कहा, बात मान ली। उसके अलावा बड़ी ख़बर बख्तावर की शादी रुखसती की वो थी, सियासी तो नहीं है बट पोलिटिकल फैमिली। फिर वही स्टैंडर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कभी कहीं पे फिरदौस आशिकाबान साहिबा किसी को चोर कह रही हैं, कहीं पे दूसरे इनके ट्वीट्स कर रहे हैं। और इस सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा क्या हो रहा है, इकॉनमी किस हाल में है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सब अच्छा है, ज़बरदस्त है। फैसलाबाद में लोगों को अब फैक्ट्रीज़ को मज़दूर नहीं मिल रहे और फैक्ट्रीज़ मज़दूरों को ढूंढ रही हैं और बिल्कुल थिंग्स आर गोइंग। अच्छे इंडिकेटर्स भी हैं। स्टॉक मार्केट बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। क्रेडिट जो सा है प्राइवेट सेक्टर ने लेना शुरू कर दिया है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, बड़े कारखाने, 7% से ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो रही है। पर एट द सेम टाइम बजट डेफिसिट जौन सा है वो 21% से ज़्यादा बढ़ गया है। एक्सपोर्ट्स इस माह 4.8 करीबन 5% डिक्रीज़ हो गई। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 72% ड्रॉप हो गई। ये भी साथ साथ हकीकतें हैं। सो एक मिक्स रिपोर्ट कार्ड है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हफीज़ शेख साहब का, वो कल परसों उन्होंने एक इंटरव्यू में करते हुए जियो में जस्टिफाई किया कि जो इंटरेस्ट रेट था 13.25% वो इसलिए चला गया था क्योंकि हमने महंगाई को कंट्रोल करना था। मैं इसलिए महंगाई की बात करूँ कि महंगाई बढ़ रही है। इसी ने उनसे ये मैं पूछना चाहूँगा मैं उनसे कि मॉनेटरी एक्सपेंशन तब आप हो रही हो जब कर्जे लोग ज़्यादा ले रहे हों, तो आप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा हो, तो तब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि उसको कंट्रोल करें। जब आलू टमाटर की कीमत बढ़ रही हो तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से नहीं होता। और वही हुआ, 13.25 पे गया, कारोबार लोगों के तबाह हो गए, बिलियंस का नुकसान हो गया। फास्ट मनी आया, फास्ट मनी निकल गया और अब 7% पे अपनी कमर थपकाई जा रही है। देखें हम 13.25% से 7% पे ले आए। भैया 7% से लेके भी तो 13.25 पे आप गए थे और उसकी आज तक हमें जो नुकसान हुआ है उस पर कोई बात करने पर तैयार नहीं है। खैर आजकल की हम बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स का भी बात की जा रही। टेक्सटाइल्स का कल से एक वावला मचा हुआ है बिकॉज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 1 फरवरी से जो गैस इनको मिल रही है वो अब नहीं मिलेगी। टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि सारी एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी। फिर प्राइम मिनिस्टर से बात सुने तो वो कहते हैं कि आप रिफंड्स वगैरह हमने दिए 200+ बिलियन के। फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे थे। एक ये बात भी मंसूब की जा रही है स्पेशल असिस्टेंट ऑन रेवेन्यू वकार मसूद साहब से, जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, कि वो FBR वालों को कह रहे हैं कि आप रिफंड जो से हैं स्लो करें, बल्कि करीबन रोक ही दें ताकि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर लगे। अजीब एक खिचड़ी सी पकी हुई। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ये जो सी फाइनेंस की खिचड़ी है, जो इकॉनमी की खिचड़ी है, कुछ इसमें कुछ दाने हम भी अपनी प्लेट में डाल के समझ सकें। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में होंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ज़ुबैर मोतीवाला से, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमें साथ में होंगे आदिल बशीर साहब, चेयरमैन एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, और नासिर हयात मगू साहब, ये प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो पहले बात हम करते हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि मिक्स्ड एक प्लेट सामने नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त जा रही है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है बड़ी ज़बरदस्त 7% प्लस पे ग्रो कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं तो बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एब्सोल्यूट टर्म्स में 21% बढ़ गया। एक्सपोर्ट्स करीबन 4.8%, 5% के करीब गिर गई हैं। जो एग्रीकल्चर का क्रेडिट है वो भी कम हो गया है, श्रिंक कर गया है।
वैसे प्राइवेट सेक्टर ने क्रेडिट ज़्यादा लिया, ज़्यादा उधार लिया है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म फिक्स टर्म वगैरह के अंदर किया है। जो बड़े कारखाने जो लगा रहे हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो छोटा वर्किंग कैपिटल वाला छोटा कारोबार, उसका कर्जा कम हुआ है। तो एक मिक्स रिपोर्ट सी है। क्या इकॉनमी अच्छी जा रही है, बुरी जा रही, समझाएं ज़रा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका जो असेसमेंट है कि जो तस्वीर नज़र आ रही है वो एक तरह से मिक्स्ड है। पॉजिटिव चीज़ें जो हैं जिसका आपने कुछ इशारा किया है, उसमें और भी चीज़ें हैं। अब आप ये देखिए कि काफ़ी अरसे के बाद हमारे सीमेंट के सेल में 20% इजाफा है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया था इंसेंटिव्स का, वो लगता है कि काम कर रहा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपके जो पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल में भी इजाफा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी जो मुतासिर हुई थी कोविड के बाद वो भी अब चल पड़ी है। साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ये सोच सकते हैं कि अभी तक हम पूरी तौर पर आगे या रिकवर नहीं कर पाए हैं। एक तो ये कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप उसको इंपोर्ट ऑफ मशीनरी के लिहाज से देखें तो टेक्सटाइल की मशीनरी की इंपोर्ट में 5% कमी आई है और बाकी मशीनरी में कोई 16% कमी। दूसरी तरफ क्रेडिट में इजाफा हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टेट बैंक ने बड़े मुनासिब फाइनेंसिंग पैकेजेस लाए थे कोविड के बाद, मगर उसके बावजूद सिर्फ 3% इजाफा है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट अभी तक चल नहीं पड़ा है। दूसरी तरफ जो चीज़ आपको ज़रा सोचना चाहिए उसके बारे में कि करंट अकाउंट सरप्लस जो 5 महीने अल्लाह के फजल से सरप्लस में रहा, वो अब डेफिसिट में दिसंबर में तकरीबन $660 मिलियन खसारे में चले गया। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि आपको ज़री शोबे से बहुत से आइटम की प्रोडक्शन कमी की वजह से इंपोर्ट में इजाफा करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो है कपास का, इस साल की फसल जो है कपास की परेशान कुन हद तक कम हुई है। अभी तक जो अराइवल्स हम मार्केट में देख रहे हैं जनवरी 21 तक 34% कमी आई है पैदावार में, यानी कि इस साल मुश्किल से हम 70 लाख बेल तक पहुंच पाएंगे, जबकि एक वक्त था जब हम 14 यानी कि 1 करोड़। तो इसका मतलब है जो आने वाला साल होगा डॉक्टर साहब, इसमें आने वाले साल में सिर्फ $2-2.5 बिलियन की तो फिर आप कपास फिर इंपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ साथ आप ये देखिए कि हमें वीट की इंपोर्ट 3 मिलियन टन की करनी है, चीनी की 5 लाख टन, और दूसरी तरफ तेल की कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा तकरीबन 35% का हो चुका है। उसका इम्पैक्ट अभी तक हमारे इंपोर्ट्स में नहीं आया है, मगर आना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर जो है हमारे करंट अकाउंट पर वो बढ़ चुका है और ख़तरा यह है कि कुछ और भी बढ़ सकता है। बजट का आपने खसारे का जिक्र किया है, 22% तकरीबन इजाफा, और साल भर में जो बजट पेश किया गया है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है बजट डेफिसिट के इजाफे की। तो अगर आपको 7% ऑफ द GDP बजट डेफिसिट को लाना है तो आपका डेफिसिट बिल्कुल ₹1 नहीं बढ़ सकता पिछले साल की लेवल से, मगर वो 22% ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो बड़ा मिक्स पिक्चर है। बस हम दुआ कर रहे हैं कि जो नेगेटिव साइड्स हैं वो हद से ज़्यादा ख़राब ना हो, और जो आपके अच्छी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो और आगे बढ़ते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता जो बेरोज़गारी हुई थी कोविड के बाद वो ख़त्म होना। डॉक्टर साहब, एज वी स्पीक तो बताया जा रहा है कि ओगरा ने रेकमेंड किया है कि जैसे 10-12 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं, इसी तरह डीजल की बढ़ाएं। ये कल तक फैसला हो जाएगा पहली को। अगर ये और बढ़ता है और बिजली की प्राइसेस फिर बढ़ रही हैं और हमें सुना दिया जाता है पिछली हुकूमत ने ये किया वो किया, पुरानी बातें हो गई अब, बट कि ये तो इनएविटेबल है। अब IMF के प्रोग्राम में दोबारा हम जा रहे हैं, दोबारा रिवाइव होने वाला है। तो अगर ये वही यूटिलिटीज़ में जो पहले भी प्रेशर था IMF का कि कीमतें बढ़ाओ, सब्सिडीज़ कम करो, तो अगर ये कीमतें और बढ़ी पेट्रोलियम की, अगर ये कीमतें बिजली की और बढ़ी, तो ये
लोग तो पहले ही ठीक है, ये लंबी टर्म्स वाले कर्जे बड़े अच्छे इन्होंने बनाए हैं, जो आपकी लॉन्ग टर्म फिक्स फाइनेंस टर्म वगैरह है, और दूसरा टेम्प्रेरी फाइनेंस वाला स्टेट बैंक ने निकाला है, वो तो बड़े बिजनेसेस के लिए। जो स्मॉल एंड मीडियम जो कारखाने हैं या सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये लोग हैं, अगर ये एनर्जी प्राइसेस ही कंट्रोल ना हुई और बढ़ती रही तो फिर तो तबाही नहीं होगी। ये परेशान कुन बात ज़रूर है। अब आप ये देखिए कि हुकूमत ने तकरीबन 15% बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया है, और इसके इम्कानात भी हैं कि शायद IMF के प्रोग्राम के वापस हम जाएं तो इसको फिर से एक मरतबा 15% और बढ़ाना पड़ेगा। गैस की भी कीमतों में ओगरा ने रेकमेंड किया है कि कुछ इजाफा हो। अब तेल की जो कीमतें हैं उनको पिछले महीने तो 2 मरतबा इजाफा हो चुका, अब 10 से 12 रुपए इजाफा बहुत ही नुकसानदेह होगा। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम लेवी को कम करेगी ताकि इजाफा 2 या 3 रुपए से ज़्यादा ना हो। ये मुनासिब पॉलिसी होगी, इसलिए कि अगर 3 अहम चीज़ें बिजली, गैस और तेल, इन तीनों की कीमतों में एक वक्त पे इजाफा हुआ तो जो अफरात ज़र की रफ्तार 8% थी दिसंबर में, वो खुदा न खास्ता फरवरी में बढ़कर 10% के भी ऊपर चले जाएगी। और साथ साथ आप ये सोचिए कि खाने पीने की अशिया की कीमतें 14% बढ़ रही हैं, उनमें भी और इजाफा हो गवर्नमेंट हमें कहती है हम क्या करें, हमें भी तो पैसे चाहिए, हम कहाँ से गुजारा करें। क्या गवर्नमेंट का जो खर्चा है, मैं इनके नॉन डेवलपमेंट बजट्स देख रहा था, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट का है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो सा है कोई 634 अरब है, पंजाब के अंदर भी जौन सा है 1300 अरब, इस तरह करके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं। क्या गवर्नमेंट अपने ख़र्चों में 8-10% कमी नहीं कर सकती इमीडिएटली, सिर्फ नीडलेस एक्सपेंडिचर रोक के? वो हमें सुना देते हैं जी हमने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई लोगों की, देखें हमने PM हाउस के खर्चे कम कर दिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अगर गवर्नमेंट 10-12% खर्चे अपने कम कर दे, जो आपसे पूछूंगा फाइनेंस मिनिस्टर रहे में, क्या वो पॉसिबल है? और वही जो पैसा है वही इन चीज़ों में डाल दिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जब बहुत से फंक्शंस प्रोविंशियल हुकूमतों को दे दिए गए थे, उस वक्त ख्याल ये था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनमें कमी नुमाया तौर पर आएगी। मगर हैरत की बात यह है कि अभी भी तकरीबन 40 से ज़्यादा डिविजन्स मौजूद हैं। क्या वजह है कि इतने डिविजन्स आपने रखे हुए हैं? आपको मुश्किल से, मैंने एक वक्त इस पर काम भी किया था हुकूमत के लिए बहुत साल पहले, डाउन साइजिंग, उस मेरे अंदाजे के तहत आपके पास मुश्किल से 15 से 16 डिविजन्स होनी चाहिए फेडरल लेवल पर, और जो फंक्शंस ट्रांसफ़र हो चुके हैं वो फुल्ली ट्रांसफ़र करें। दूसरी तरफ आपने बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ लिए हुए हैं जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल है। यूनिवर्सिटीज़ के बजट्स को आप 50-50% शेयर करें, हेल्थ एंड पॉपुलेशन के बजट्स 50-50% शेयर करें, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स फेडरल लेवल पे कर रहे हैं विद इन प्रोविंसेस, उनको प्रोविंसेस को दें। प्रोविंसेस के फाइनेंशियल हालात अलबत्ता अभी भी कुछ बेहतर हैं, तो लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट को कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग करें। अब हद से, और सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात इस वक्त पेंशन्स का है। पाकिस्तान के हुकूमतों को सब मिला लें और मिलिट्री के पेंशन्स भी मिला लें तो 1100 अरब के पेंशन्स हो चुके हैं, एंड दिस इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी कि एम्प्लॉइज। बट वो तो आपने अब देना ही है, उसका क्या, उससे बचत तो नहीं है गवर्नमेंट की, तो उसमें क्या करे गवर्नमेंट? नहीं, बट कम से कम आप पेंशन फंड क्रिएट करें और सालाना उसमें अक्रूवल करें, और जो नए लोग हायर होते हैं उन पर एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम ले आएँ। आप कर सकते हैं, और एक हुकूमत ने कोशिश भी की है इस पर। पंजाब की हुकूमत ने एक अच्छी स्कीम बनाई है पेंशन फंड की, और उस पर वो सालाना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पास एक बड़े सुलझे हुए एडवाइज़र ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म
डॉक्टर इशरत हुसैन साहब मौजूद हैं, जो बहुत सिविल सर्विस और इकॉनमी के दोनों एक्सपर्टीज़ रखते हैं। क्या वजह है कि 2.5 साल होने को आए हैं और अभी तक हमने कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं देखा फेडरल लेवल पर? डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इस वक्त क्या बड़े मेजर्स लेते या एडवाइस करते पीएम को कि जिससे हम इकोनॉमिक एक रिलीफ लोगों को मिलती? सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें और उसके लिए आप अपने निज़ाम को सिंप्लीफाई करें। सारे जो हमने बेशुमार छोटे छोटे इंसेंटिव्स लगाए हुए हैं उनके बजाय आप एक सॉलिड कैश इंसेंटिव स्कीम पेश करें कि जैसी आपके डॉलर एक्सपोर्ट रिसीट्स आते हैं आपको 15% एक्स्ट्रा हम देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़, आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। मुझे एफबीआर के एक बड़े सीनियर अफसर ने बताया, उन्होंने कहा कि जी जो सेक्रेटरी रेवेन्यू लगाए हैं वकार मसूद साहब, डॉक्टर वकार मसूद, वो तो हमें कह रहे हैं, मैं एलिजिडली कह रहा हूँ, जस्ट टू से कीप द लीगल साइड, एलिजिडली उन्होंने उनको कहा है कि अभी आप रिफंड्स रोक दें बिजनेस कम्युनिटी के और ये ज़रा ताकि फिगर्स हमारे इम्प्रूव हों, रेवेन्यू कलेक्शन और हमारे रिज़र्व शो हों। तो अगर रिज़र्व आप कह रहे हैं कि ये पॉलिसी सिंप्लीफाई करें, अगर इनके अफसरान ख़ुद कह रहे हैं कि अब ये रिफंड्स को ज़रा स्लो कर दें, तो ये तो सारा जितना अभी प्रोग्रेस हुआ भी है एक्सपोर्ट्स का, ये बिल्कुल तबाह नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, ये आप नहीं कर सकते। उसूलन सेल्स टैक्स की रिफंड शुड बी ऑटोमेटिक। आप चलें, उस निज़ाम को भी आप छोड़ें, आप कैश इंसेंटिव के निज़ाम पे आएँ जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान बड़ी काबिलियत के साथ इस्तेमाल करते रहे हैं और उनके एक्सपोर्ट्स 2 गुना 3 गुना हो चुके हैं। दूसरी तरफ टैक्स के निज़ाम में तब्दीली, और उसकी तब्दीली सिर्फ उस वक्त हो सकती है कि जब हुकूमत एक दफ़ा ये तय कर लें कि इस मुल्क के जो सबसे अमीर तबका है, जो टैक्सेस देने से रुकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि हमारा जो सबसे बड़ा ज़मींदार तबका है, जिनके पास ऑन एवरेज 400 एकड़ ज़मीन मौजूद है। सॉरी टू इंटरवीन, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है। एक क्विकली मुझे एक चीज़ बताएं, क्या ये पॉलिसी बेहतर नहीं है कि टैक्स की ब्रैकेट्स हम कम करें और फैलाव ज़्यादा करें, बेस वाइड करें और एग्जेम्पशंस कम करें और कम टैक्स करें और ज़्यादा लोगों पे लगाएं, बजाय इससे कि कुछ ख़ास तबकों पे बार बार ऐड ऑन होता जा रहा है? जी देखिए, आपको अगर फैलाना है तो जो एलीट को जो आपने प्रिविलेजेस दिए हैं, आपने कैपिटल गेन्स में प्रिविलेजेस दिए हैं, आपने एग्रीकल्चरल इनकम में दिए हैं, आपने प्रॉपर्टी टैक्स में दिए हैं, बेशुमार कंसेशंस आपने दिए। हुजूम अगर आप मिला लें तो 2,500 अरब के कंसेशंस आपने दिए हुए। आपकी कुल रेवेन्यू 4,000 अरब की है। अलबत्ता आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, इस वक्त 13 स्लैब्स हैं इनकम टैक्स में, दुनिया में सबसे ज़्यादा तकरीबन। दूसरे मुल्कों में 4 या 5 स्लैब होते हैं। हम भी वही करें, और ये कि लोअर लेवल पर आप एग्जेम्पशन लिमिट जो है उसको अफरात ज़र से लिंक करके इस वक्त 7-8 लाख करें और हाईएस्ट लेवल को तेज़ी से हासिल करें, और आप ब्रॉडन करें अपनी बेस को, इनकम को कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करें। देखिए, सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, मगर लास्ट क्वेश्चन, मगर इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल विल ऑफ द गवर्नमेंट। सर, लास्ट क्वेश्चन, 7% शरह सूद है। बिजनेसमैन से मैं बात करता हूँ, वो कहता है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो 5% है, तो ये आराम से 1.5-2% शरह सूद और कम की जा सकती है। हो सकती है कम? होना चाहिए, मगर ख़तरा ये है कि चूँकि अब आपका करंट अकाउंट पोजीशन ख़राब हो रहा है, आपके पोजीशन जो है इस लिहाज से एक नेगेटिव तरफ जा रही है। खुदा न खास्ता IMF प्रोग्राम शुरू होने के बाद आप शायद ये भी देख सकते हैं कि सर सूद में इजाफा, कमी नहीं इजाफा हो सकता है, खुदा न खास्ता। डॉक्टर हफीज़ पाशा, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो बिज़नेस लीडर्स हैं उनसे ही बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। पहले हिस्से में आपने बात देखी इकोनॉमिस्ट की और उनकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन थी। अब हम बात करेंगे बिजनेस लीडर्स से, जो लोग एक्चुअली कारोबार कर रहे हैं। मेरे साथ हमें ज्वाइन किया है आदिल बशीर साहब ने, ये चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, अ यंग चेयरमैन आई मस्ट से। हमें ये ज्वाइन किया है नासयात मगू साहब ने, ये प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और हमें ज्वाइन करेंगे ज़ुबैर मोतीवाला, ये चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आदिल, आपसे शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर आजकल कहते हैं फैसलाबाद में जगह नहीं है, बंदा नहीं है, कोई इतनी वो ओवर ड्राइव में जा रही है। टेक्सटाइल वालों से बात करो, वो कहते हैं जी हमारे पास कभी इतने ऑर्डर्स थे नहीं, क्या ज़बरदस्त पॉलिसीज़ आ गई स्टेट बैंक वगैरह की। फिर अब आप लोगों ने नया एक रोना धोना डाल दिया जी, गैस हमारी बंद हो गई है, कब तबाह हो जाएगा सब कुछ। आप कभी खुश भी होते हैं? जी मालिक साहब, खुश तो हम हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये गवर्नमेंट ने पिछले जो 1-1.5 साल से एनर्जी की प्राइसेस जो कि अनअफोर्डेबल थी, तो व्हेन दे करेक्टेड दैट, तो उसका एक लैग पीरियड के साथ हम पिछले 1 साल से हमारी एक्सपोर्ट्स इज ग्रोइंग स्टेडीली। एंड जो गवर्नमेंट की LTFF स्कीम्स हैं या नर्स की स्कीम कोविड के बाद आई है, उसके बाद हमारी वी आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। बट सर द इशू इज कि कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसमें आपको कुछ नफा होगा, और ये बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमारी एनर्जी की कॉस्ट है। उस वजह से, मेन रीजन की वजह से हमारी इंडस्ट्री में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज हम कंपेटिटिव हो गए हैं और हमारे पास ये जो ऑर्डर्स हैं ये ऐसे तो नहीं आ गए, ये इस वजह से आए हैं बिकॉज हम आज कंपेटिटिव हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आदिल एक सेकंड जिदा क्लियर कर लें। हमें तासुर ये था कि स्टेट बैंक ने जो सा ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस फिक्स फाइनेंस टर्म निकाला, फिर वो दूसरे आपकी निकाली टेम्पररी इकोनॉमिक फैसिलिटी निकाली फाइनेंस की, टर्म फाइनेंस की, कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से एकदम बड़ा वायबल हो गया। आप कह रहे हैं कि एनर्जी की जो कीमत ठीक हुई है उससे ज़्यादा ये आप कंपैरेटिव हुए इंटरनेशनली? जी बिल्कुल, मैं आई वुड रिपीट माई सेल्फ कि हम एनर्जी की प्राइस की वजह से मेन रीजन उसका है। टर्फ तो आया है, टर्फ में तो एनी इंडस्ट्री कैन इन्वेस्ट, ये तो कोविड के बाद आया है। लेकिन कोविड से पहले LTFF तो एक्सपोर्टर को अवेलेबल था, वो भी एक कंसेशनरी रेट पे आपको अप टू 5% इंटरेस्ट रेट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो ये पिछले सालों में इन्वेस्टमेंट ऐसी क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई बिकॉज वी वर नॉट कंपेटिटिव। आज आपके पास एक कॉम्बिनेशन मिली है। स्टेट बैंक हैज प्लेड अ वेरी प्रोएक्टिव रोल पोस्ट कोविड, एंड ये हमें तो ग्रिड से कनेक्ट करें। वो कहते हैं इतनी बिजली है, हम तो कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं IPPs को, लगाएं 500 के KW के अपने लगाएं ग्रिड सेट और ऑन करें, कनेक्शंस लें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक गवर्नमेंट में बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के एक बंद कमरे में यू कैन नॉट डिसाइड कि आप ग्रिड पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आपको ग्राउंड रियलिटीज देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जहाँ पे इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं वहाँ ग्रिड में गुंजाइश नहीं है। क्वालिटी ऑफ पावर के मेजर इश्यूज हैं। हम लोग अभी रिसेंटली हमारी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल टैरिफ कई लोग शिफ्ट हुए टू द ग्रिड। एवरी डे 1 घंटे का 1.5 घंटे का हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मेजर प्रोडक्शन लॉसेस, मशीनरी डैमेजेस एंड व्हाट नॉट हैपेंस। तो किसी को सर शौक नहीं है गैस इस्तेमाल करने का। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हैज ग्रोन ऑन अ सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसी। लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से। तो आप वन फाइन डे यू कैन नॉट गेट अप एंड से कि भी आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी आज ये जीरो होगी, टुमारो यू शिफ्ट ऑन द ग्रिड। तो क्या ट्रांजिशन, आपको ट्रांजिशन पीरियड कितना चाहिए? आपको कितना इंडस्ट्री को टाइम चाहिए कि वो तरीके से अपने आप को स्विच कर ले और दूसरे ऑल्टरनेट मेजर्स पे चली जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्विचिंग की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, और उसके बाद आपके पास कोई अश्योरेंस है कि आपको कितने की बिजली मिलेगी, आप कैसे इंटरनेशनली compete करेंगे? क्वालिटी ऑफ पावर की कोई अश्योरेंस गवर्नमेंट ने दी है? आप IPPs की बात कर रहे हैं और कैपेसिटी पेमेंट, तो अभी जो कैपेसिटी पेमेंट इज गोइंग टू गो टू 1.4 ट्रिलियन रुपीज अ ईयर, तो आप इसको टेक एंड पे क्यों नहीं कन्वर्ट करते? आपने उनको गारंटीड प्रॉफिट दिए हुए हैं और इंडस्ट्री वो तो सॉवरेन एग्रीमेंट्स है ना, वो तो अलग बहस है, उस पर भी आते हैं। मगू साहब ये बताएं, जब हमें गवर्नमेंट बताती है, कहती जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा हो गई जी, 7.5%, 7.8% चली गई,
स्टॉक मार्केट भी बड़ा अच्छा जा रहा है, टेक्सटाइल में वालों को बंदे नहीं मिल रहे, लेकिन जो बल्क है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, उसके हालात बताएं आज की मईशत में कैसे हैं? उनके हालात जैसे थे वैसे हैं, कोई उनको रिलीफ नहीं है उनके पास। जो बिजली इस्तेमाल करते हैं सबसे महंगी, कोई एडजस्टमेंट किसी विथ होल्डिंग की नहीं कर सकते, उनका हाल में कोई चेंज नहीं है। और जो लार्ज स्केल अच्छा परफॉर्म कर रही है, कई दफ़ा कर चुकी है, पहली दफ़ा नहीं है। और आखिर में एट द एंड यही होता है कि हम लोग आके बैठे होते हैं कि लार्ज स्केल भी गई और ये 5 सेक्टर जो हैं जिनको हर किस्म की बेनिफिट है, ये भी एक वक्त आता है कि ये भी बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको ये चाहिए कि डेवलप करें, बाकी चीज़ें भी आगे देखनी चाहिए, सिर्फ इन 5 सेक्टर्स पे वी कांट रिलाई है। वो कहते हैं कि मोतीवाला साहब ये बताएं, एक्सपोर्ट वाले तो ज़ाहिर है लाडले होंगे, डॉलर्स कमाते हैं, इसलिए उनको तो गवर्नमेंट को ज़्यादा करना है, लेकिन बाकी जो वैल्यू चेन है पूरी, जिसमें बस मैं जूता बना के एक्सपोर्ट करता हूँ, जो डब्बे में डालता हूँ मुझे तो फैसिलिटी मिल गई, जो तस्में बना रहा है, जो सोल बना रहा है, आउटर बना रहा है, वो तो सबसे बड़ी महंगी बिजली भी इस्तेमाल वही कर रहा है, वो उसको रिलीफ कर्जे भी उसके लिए महंगे, तो ये कैसे चल पाएगा आगे? देखें मालिक साहब, इसके अंदर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 5 महीने पहले जब गैस की यहाँ बहुत ज्यादा क्राइसिस थी कराची के अंदर, तो हम जो है ना उनके साथ बैठे गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने कहा हमको RLNG आपको लेना पड़ेगा। जब RLNG लेने की बात आई तो टू कट शॉर्ट उन्होंने कहा जी आप सिर्फ अपने सेक्टर के लिए नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की कि 180 MMCF 200 MMCF हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा ये बात नहीं, हम आपको जनरल इंडस्ट्री जो आपकी सप्लाई चेन है उसके भी पैसे आपने देने हैं। तो वो जो 786 से 854 बनते थे, हमने उनके भी पैसे अपने पल्ले से दिए 930 रुपए, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो हमारी सप्लाई चेन है। वी वर रेडी टू पे एट कॉस्ट ऑफ 400 MMCF इंस्टेड ऑफ 200, तो ताकि जनरल इंडस्ट्री भी चल सके। ये दूसरी कोई बात ही नहीं है कि वो जो जितनी बाकी इंडस्ट्री है उसको चलना चाहिए, तो ही एक्सपोर्ट सेक्टर चल सकता है, और ये हमने कभी इसके लिए इनकार नहीं किया। हमने उनके लिए जो 930 रुपए जो हमने दिया है, 144 रुपीज, ये 18% जो हमने इंक्रीमेंट दिया है, वो इसी वजह से दिया है। तो ये तो कहना कि बिल्कुल गलत बात है कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि आप ये मुझे देखें ना कि गवर्नमेंट ने जो फैसले किए और ये कहा जी फरवरी की 1 तारीख को ये बंद हो जाएगा, मार्च की 1 तारीख से वैल्यू एडेड सेक्टर बंद हो जाएगा। कल जब हमारी मीटिंग हुई है तो नदीम बाबर साहब भी थे और अपना ताबिश गौर भी थे, और हमने बड़ी लंबी मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझसे ये एग्री किया कि हम प्रेस रिलीज दे रहे हैं। मैंने कहा आपने ये जो ऐलानात किए हैं ये गैस बंद करने के किए हैं, इंडस्ट्री बंद करने के? उन्होंने कहा जी हमने गैस, मैंने बोले गैस के ऐलानात नहीं है, हमारा इंटरनेशनल बायर ये बोलता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि तुम्हारे पास मार्च से गैस नहीं होगी, और मैं तुमको पुराना जानता हूं, तुम्हारे पास तो गैस के अलावा कुछ भी नहीं है, तो तुम तो मुझे डिलीवरी नहीं दे पाओगे। तो उन्होंने इस बात की उन्होंने माफी मांगी है और ये कहा है कि जी बिल्कुल हम प्रेस रिलीज आज आई है अखबारों में SSGC की तरफ से, और जो 118 कारखाने बंद किए थे जो जनरल इंडस्ट्री के थे, वैल्यू एडेड लाडलों के नहीं थे, वो हमने खुलवाए हैं कल हमारी मीटिंग के अंदर कि इनको आप खोलें, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुल गए 118 इदारे। और उसके साथ जो एक बात आप मुझे बताएं मालिक साहब, यू आर वेरी सीजन्ड, आप उसका जो है ना यू बिलोंग टू प्रेस, आप मुझे बताएं कि आज खराब, अच्छा, कम प्रेशर, ज्यादा प्रेशर, पूरा पाकिस्तान चल रहा है ना जी। आपकी 31 तारीख की रात को क्या हो जाएगा कि आप जो है ना पूरा सेक्टर बंद कर देंगे 200 MMCF गैस का? मुझे इसका कोई जवाब फाइनल डिसीजन क्या हो गया फिर? क्या कल से ये गैस फाइनल डिसीजन ये हुआ फाइनल डिसीजन कि ये कह रहे हैं कि हम एफिशिएंसी बेंचमार्क को देखना चाहते हैं कि जितने भी लोग गैस से बिजली बना रहे हैं वो एफिशिएंट हैं, यानी वो 60% या उससे प्लस वो ये कहते हैं। मैं यही आपसे पूछने लगा था, वो कह रहे थे कि जी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स वगैरह हैं इनकी एफिशिएंसी 38 से 40% है, और IPPs को तो हम इसलिए देते हैं कि उनकी 60% है। ये बात बिल्कुल ठीक। आज आपको मैं हजारों ऐसे पावर प्लांट दिखा सकता हूं। देखिए हमारे पैसे हैं, क्या हम उसको पानी में डाल देंगे? मुझे एक आप मालिक साहब मुझे बताएं, अगर मैं एफिशिएंसी अगर 60% ले सकता हूं, हमारे यहाँ लोग 72% एफिशिएंसी ले रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इनको मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि देखिए कल जब मेरी मीटिंग हुई है इनसे, इनकी पूरी टीम के साथ, तो ये उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हमने कहा जो कर रहे हैं आपने अनाउंसमेंट कर दी,
ये तो बड़ी मुनासिब बात नहीं थी। अब वो अनाउंसमेंट को उन्होंने वापस लिया है, अब उसको ने वो किया। अब हमारा फैसला ये हुआ है कि हमारे में जो एफिशिएंट नहीं है, वो जो है ना, जो एफिशिएंसी के बेंचमार्क है उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। देखें, उनसे हमने ये कहा है और ताबिश गौर के अल्फाज हैं जो मैं आपको रिपीट करता हूं कि दोज हु विल अचीव द एफिशिएंसी बेंचमार्क, उनका अपना डिस्क्रिशन है कि वो केई या वापडा लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो उनको टाइम फ्रेम, आपको टाइम फ्रेम कितना मिला है कि एफिशिएंसी कब तक अचीव करनी है आपने? अब मेरी टाइम फ्रेम की बात करते हैं, ताबिश गौर को लाइन पे तो लें कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी फरवरी की 1 तारीख और ये आप स्विच कर जाएं। मैंने इनसे ये पूछा कि भाई क्या केई मुझे पावर दे सकता है टेक्निकली? आप तो साउंड आदमी, मुझे बताएं। बोला वो दिसंबर तक तो हम तो ट्रांसफर कर देंगे। मेरा अनाउंसमेंट आप आज कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास तो वापडा की जो सरप्लस बिजली, आदिल साहब भी हमारे साथ हैं, ये तो नहीं बताएंगे ऑन एयर, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि इन्होंने भी 500 केवी का केडब्ल्यू का मांगा हुआ था कनेक्शन, 1.5 हो गया, इनको नहीं मिला। जी सर, ये मेरी सिर्फ अपनी जाती बात नहीं है जी, ये मेरी जाती बात नहीं है। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, एग्जांपल है ना, बट इट्स अ गुड एग्जांपल कि अगर नहीं मिल रहा तो फिर देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज हु हैव अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन इन लोड फॉर मेनी मंथ्स एंड बल्कि ईयर्स, आई वुड से साल से ज्यादा हो गया है। ये आपके डिस्कोज हैं या मे बी केईओ, तो ये तो लगाने के लिए कोई अपने कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं। मगू साहब, मुझे ये बताएं, ये तो मोतीवाला भी बड़े आदमी हैं, आदिल बशीर साहब जो हैं, ये भी एप्टमा इस मुल्क का एक, कई लोग तो इसको सरकास्टिकली माफिया भी कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, आई वुडंट यूज दैट वर्ड, लेकिन इट्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। जाहिर है बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स है पाकिस्तान के। इनकी बात तो फिर भी गवर्नमेंट ने सुन ली, फिर भी ताबिश साहब ने सुन ली, कुछ बैकफुट पर चले गए। मेरा आपसे वही सवाल आता है, आप तो ओवरऑल चेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दरमियाना बिजनेसमैन है और ख़ास तौर पर कमर्शियल जो लोग काम करते हैं, उनकी कहाँ कौन सुनवाई हो रहा है? अगर इनके मामले में ये पॉलिसीज इतनी आर्बिट्रेरली बन रही हैं, खुद ही बैठ के शूटिंग फ्रॉम द हिप हो रही है, तो जो छोटे कारोबार है उसका क्या बनेगा? उसका तो कोई वली वारिस ही नहीं छोड़ा। इन्होंने हर पॉलिसी अपनी मर्जी की, चाहे छोटे के लिए या बड़े के लिए। इनकी आदत में है कि एज अ स्टेट ये जो भी पॉलिसी ले आते हैं उसके बाद जो है ना उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये सारी पॉलिसी जैसे पावर पे आई थी, इनको पहले बात करनी थी, कोई एक कंसल्टिव एक मीटिंग कर लेते हैं कि क्या चीज़ किस तरह इम्प्लीमेंट होती है। इस तरह बैकफुट पे नहीं जाना पड़ता। और जो छोटे और मीडियम की आप बात कर रहे हैं, उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ उनके लिए। ना वो रेगुलेटेड है, ना उनके लिए कोई ऐसा इंसेंटिव है कि वो आके कोई रेगुलेशन के अंदर आए। सिर्फ उनके ऊपर FBR का ऐसा खौफ है, वो कहते हैं जी आप लोग जो ऑलरेडी अपना उनके नेट में आप लोग काफ़ी हैं, हम लोग तो इस सिस्टम में आने को तैयार नहीं है। ये रियलाइज़ नहीं करते कि 70% लोग तो इंग्लिश या कानून नहीं पढ़ सकते, तो उनको लाने का कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके लिए हम बैठ के आपस में कोई पॉलिसी बनाएं कि कैसे लाएं। सिर्फ डंडा लेके सर पे चढ़ जाने से आई डोंट थिंक दे विल डू एनीथिंग। एट द एंड नथिंग विल हैपन। जी, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, उसके बाद दोबारा कारोबार की इन तमाम चीज़ों में बात शुरू करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू द शो। अगले 6 माह आप लोग कैसे देख रहे हैं इकॉनमी के लिए? बिकॉज अगर इस लेवल पे आर्बिट्रीली इस तरह पॉलिसीज़ बन रही हैं तो बंदे को डर ही लगता है। एक दिन हम उठते तो 7.25% से 13.25% पे इंटरेस्ट रेट चला गया। कहा गया कि जी महंगाई काबू करनी है, हालांकि मॉनेटरी एक्सपेंशन नहीं हुई थी, इसलिए वो बेतुकी बात थी। अब 7.25 ये जो दिसंबर का एक्सपोर्ट का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप यू इजीली अंडरस्टैंड, दुनिया भी अंडरस्टैंड करेगी। देखें, दिसंबर का एक्सपोर्ट हिस्टोरिकली हाई था 1.401। पाकिस्तान ने कभी टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट इतना एक महीने में नहीं किया। अब ये पूछें ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने एग्रीमेंट किया, रेट बढ़ा दिए और RLNG इंजेक्ट हुई केई की सिस्टम के अंदर, और हमने 200 MMCF RLNG के पैसे दिए। वो शुरू हुई नवंबर की 1 तारीख से और खत्म हो गई 20 तारीख की, दिसंबर की 20 तारीख से। दिसंबर की 21 तारीख से हम रोते रहे। तो हमारी जो प्रोडक्शन, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था ना, वो ऑप्टिमम हुआ। और जब ये ऑप्टिमम हुआ तो जाहिर एक्सपोर्ट का हम काम करते हैं, तो एक्सपोर्टेबल मटेरियल हमारे पास ज्यादा आया, और ये उसका नतीजा है, ये ऑर्डर्स का और बूम का। और ये तो अभी आना था असर।
हमको तो ये उम्मीद है कि हम $2 बिलियन पर मंथ करेंगे, लेकिन अगर ये हमारी गैस काट देंगे, हमारे पांव काट देंगे, तो हम ये कहां से करेंगे? बात ये है कि ये वक्त नहीं था ये करने का। आपने अगर करना था तो हमको बैठते, हमारे साथ बैठ के बुलाते। आपके दूसरे सवाल आपका जवाब ये है, सर देखें एनर्जी जिस चीज की हमको प्रॉब्लम आ रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। महंगा पड़ना, सस्ता पड़ना एक अलग बात है, लेकिन जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं होना वो बिल्कुल जुदा बात है। अगर इन दोनों बातों को आप क्लब करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। आप कहते हैं हम आप इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच हो जाए, मुझे दे दें मैं आज हो जाता हूं, कर दे सकते हैं। देखिए 1000 मेगावाट चल रहा है केई की टेरिटरी में, और केई का जो टोटल प्रोडक्शन है जो पिछले समर में उन्होंने अचीव किया था वो 3.2 यानी 3200 मेगावाट था। उसके अंदर उनकी डिमांड थी 3600 मेगावाट, 400 मेगावाट की उन्होंने लोड शेडिंग की है पिछले समर में। ये समर आ रहा है, मुझे आप बताएं 1000 मेगावाट यानी 1/3 ऑफ कराची लोड क्या वो दे सकते हैं? क्या वो ग्रिड बिछा सकते हैं? क्या ये कोई आसमानी बिजली है? क्या हेलीकॉप्टर से आएगी? सर इसमें पैराफिनेरिया है, या गैस सब स्टेशंस हैं, ग्रिड्स हैं, हाई टेंशन लाइंस हैं, पाइलॉन्स हैं, ये सारा लगना है। और दूसरी बात ये कि आदिल आप रिप्रेजेंट करते हो एप्टमा को, वो वेरी इन्फ्लुएंशियल लॉबी। आप लोगों से बिल्कुल कोई मशवरे नहीं कर रहे जब ये पॉलिसीज बनती हैं इस्लामाबाद में, इस किस्म की मेजर पॉलिसीज? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर तो बार बार मंत्रा कर रहे हैं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, और हर जगह टेक्सटाइल को कोट किया जा रहा है। तो यू टेलिंग मी कि इवन बाकी तो अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगर आप लोगों से भी कोई बात नहीं कर रहा तो बाकी तो किसी ने उनके लिए उनको तो उनकी सुननी भी नहीं है। आप अगर आपसे भी बात नहीं हो रही। मालिक साहब देखें, पिछले 1-1.5 साल में तो देखें जो हमारी डिमांड्स थी वो तो गवर्नमेंट ने, स्पेसिफिकली एनर्जी की मैं बात करूंगा बिकॉज गवर्नमेंट पे आज हमारी ग्रोथ भी आई है और नई इन्वेस्टमेंट। बट वी नीड टू टॉक अबाउट एज अ कंट्री। अभी बात हो रही थी कराची के इलेक्ट्रिक के सिस्टम की, बट हमने देखना है कि पूरे मुल्क में ग्रिड की और ओवरऑल ट्रांसमिशन सिस्टम की कैपेबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखना है कि इंडस्ट्री जहां लगी हुई है वहां सप्लाई पहुंच सकती है। और उसके बाद इंडस्ट्री ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर इंडस्ट्री है इंडिविजुअल यूनिट की, तो आज अगर आपने किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, किसी ने 20 करोड़, किसी ने 30 करोड़ रुपए की इन पावर प्लांट्स में, एफिशिएंट पावर प्लांट्स में, तो आप उनको ये क्या पैगाम दे रहे हैं कि आप अगले महीने से बंद हो रहे हैं। और उसके बाद जो टर्फ में तकरीबन 350 बिलियन रुपीस की नई इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल की चेन में आ रही है, उनको आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आज दिस इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन। आज आपकी ग्रिड में अगर आप वेरिएबल कॉस्ट देखें, जो पाकिस्तान में बिजली पैदा की जाती है वो 5 रुपए का फ्यूल कॉस्ट है। आपको कितना नफा चाहिए ऊपर? 5 के ऊपर 5 ले लेंगे, 7 रुपए ले लें, तो हमें जो 7.5 सेंट की कीमत दी गई है वो 12.5 रुपए बनती है। उसके अंदर 1 रुपए 1 टके की सब्सिडी नहीं है। अगर आप ट्रू कॉस्ट ऑफ पावर V3 के कनेक्शन पे अगर कैलकुलेट करें तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड। कल ये हमें 7.5 सेंट की देंगे या आज भी देते हैं और बजट में कहते हैं हम तो इनको बहुत सब्सिडी दे रहे हैं। हमें 1 रुपए की सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें आप जो ट्रू कॉस्ट पे अपनी ट्रांसमिशन एक्चुअल कॉस्ट पे पावर दे दें। वी आर रेडी टू टेक इट सब्जेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ पावर, अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये पावर आपका मसला तो बड़ा हो गया। मुझे ये बताएं, इंटरेस्ट रेट मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्या 7% जस्टिफाइड है? आपकी कोर इन्फ्लेशन 5% पे है तो क्यों? लेकिन अभी जो इंडिया आया है स्टेट बैंक से, जिन्होंने फॉरवर्ड की बात की है, प्लानिंग की भी, तो उन्होंने गवर्नर साहब ने कहा कि फ्यूचर में शायद बढ़े, लेकिन अगर बढ़ेगी तो बड़ी ग्रेजुअल और बड़ी सलीके से होगी, आप लोग प्लानिंग कर लें। क्लियर इंडिकेशन है कि कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। और IMF के साथ भी प्रोग्राम हमारा रिवाइव हो रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट कम ना हुआ या अगर यहाँ पे ना रुका भी ना और आगे चला गया तो क्या होगा इंडस्ट्री के साथ? देखिए जी, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा तो डेफिनेटली विल बी नेगेटिव फॉर द इंडस्ट्री। बट अगर हम स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें, तो वी हैव कंसेशनरी स्कीम्स जिसमें टर्फ भी आ गया, LTFF भी आ गया, आपको एक्सपोर्ट रीफाइनेंस भी वो आप संभाल लेंगे। हमारी ये जी वो इतना मैनेजेबल है। बट द इशू इज कि आपकी फूड इन्फ्लेशन की वजह से ये कहते हैं इंटरेस्ट रेट बनाना है। मगू साहब ये बताएं अगर इंटरेस्ट रेट यही रुका रहा या बढ़ गया 1-1.5%, तो इसका बाकी बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट का मेरा बेसिक आइडिया तो ये है कि इंटरेस्ट रेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। इस पर कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कम की होना ही नहीं चाहिए।
मेरा तो बिल्कुल इस पे क्लियर स्टांस है, ये बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक खाम। चले अब आप तो गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है ना, अब ख्वाहिशें तो नहीं हमारी पूरी हो सकती। आप ये मुझे बताएं 7% में अगर ये 7% से बढ़ गया 1-1.5% और जो मेरी इतलात हैं कि इनके इरादे हैं, तो क्या होगा? क्या बर्दाश्त हो जाएगी इंडस्ट्री? डेट्रीमेंटल होगा, नहीं डेट्रीमेंटल ही होगा, कोई इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, इसमें नुकसान ही होगा ना लोगों को। कॉस्ट महंगी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग महंगी हो जाएगी, उसका कोई मकसद तो नहीं है। हम आई थिंक हमारा रुपया भी बिल्कुल स्टेबल है, इनको ये चाहिए था कि इसको कम करें। जुबैर साहब ये बताएं, वर्किंग कैपिटल लोन्स में गिरावट आई है और ये जो स्मॉल और मीडियम कारोबार होते हैं वर्किंग कैपिटल लोन बहुत लेते हैं। जो क्रेडिट एक्सपेंशन हुआ है, जो कर्जे प्राइवेट सेक्टर ने उठाए हैं, वो ज़्यादा फिक्स टर्म में लिए हैं, लॉन्ग टर्म में, और उसके अंदर लिए हैं जो बड़े ग्रुप्स ने लिए हैं। तो इसका मतलब है ये भी दिसंबर ऑनवर्ड्स ज़्यादा क्रेडिट एक्सपेंशन हुई है। क्या ये सिंपली एक सेक्टर स्पेसिफिक इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख रहे हैं और ओवरऑल जो सी पिक्चर है वो अलार्मिंग रहेगी, वो ख़तरनाक ही रहेगी, बिकॉज इनसिक्योरिटी बहुत है दरमियाने और छोटे कारोबार के लोगों की? देखें, बात यह है कि ये जो आप बात करें इसमें जो कमी आई है ना, उसकी वजह 2 वजह। पहली वजह यह है कि फास्ट की स्कीम के तहत सेल्स टैक्स के रिफंड उन्होंने काफी दिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि उन्होंने जो है ये काम किया, और जब हमारे पास अपने पैसे वापस आए तो वर्किंग कैपिटल का जो है ना ड्रॉवल बैंक से कम हो गया, ये एक वजह। दूसरी वजह यह है कि LTF में जब आपको लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब कर्जे मिल जाते हैं, तो वरना हमको अपनी मशीनरी के लिए भी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये कर्जे वर्किंग कैपिटल में से इस्तेमाल करने पड़ते थे। ये 2 बड़ी वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये दोनों गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है उसको मैं अप्रिशिएट, सही है। रेट के बढ़ाने की ये बात करते हैं तो उनको देखिए, एक बिल्कुल सीधी सी बात कि आप चीजों को वे करना है कि आप कहाँ कंफर्टेबल रहेंगे। कि अगर आपको डॉलर्स चाहिए, यहाँ जब बात करता हूं तो सिर्फ ये बात करता हूं कि डॉलर्स कैसे आएंगे। डॉलर्स अगर आपको चाहिए तो आपने अपनी पॉलिसीज को अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या किचन इन्फ्लेशन है या कोई और कोर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, वो न करें। आप इसको एक और विंग उसके ऊपर देखें और उसको वे करें कि अगर हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो कैसे बढ़ सकती है, अब एक्सपोर्टर की मदद कैसे कर सकते हैं, और ये उनको करना चाहिए। देखिए, ये 2 स्टेप मैंने आपको बताया, ये दोनों तीनों स्कीमें स्टेट बैंक की वेरी गुड, और फास्टर के अंदर जो सेल्स का रिफंड है वेरी गुड। अप्रिशिएट करते हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को। साथ में हम ये सोचते हैं कि अगर ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर देंगे कि कल से बंद हो जाएगी, तो आप जितनी भी अच्छी स्कीमें दें वो हमारा आ जाएगा। तो इससे परहेज मैं बड़ा खुश हूं कि ताबिश गौहर ने भी और नदीम बाबर ने भी उसको कहा कि हाँ जी ठीक है, और उन्होंने उसको ये कहा कि हमारे घर का मतलब नहीं था कि हम मिले बंद करेंगे, और एफिशिएंट होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो वापडा पे जाते हैं कि पे जाते हैं या नहीं जाते हैं। चले, मेरा वक्त खत्म हो गया। मालिक साहब के देखें, अगर हमसे ये कहेंगे ना कि आप ले लो, आप इलेक्ट्रिसिटी उसी दाम पे, उससे 1 रुपए कम पे, फिर भी हम नहीं लेना चाहते। वी डोंट बिलीव इन द क्वालिटी एंड क्वांटम एंड सर्विस। हमको उनकी तीनों चीजें पसंद नहीं है, ना वापडा की ना इनकी। फ्लक्चुएशंस भी हैं, हमारे बड़ी महंगी मशीनें हैं, बड़े महंगे कार्ड्स हैं, वो उड़ जाते हैं, हम इसको फिर भी नहीं लेना चाहेंगे। जुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। जुबैर साहब, आदिल साहब, बगू साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 3-4 बातें हैं। एक तो नज़र आ रहा है कि आर्बिट्री जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो आपके सामने नज़र आ रही हैं। एप्टमा, ये टेक्सटाइल लॉबी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है पाकिस्तान की बिज़नेस की, और कहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी की डिसीजंस करवा सकते हैं। लेकिन इनके साथ भी फैसले इस तरह हो रहे हैं कि नदीम बाबर साहब और उनकी टीम बैठे बैठे फैसला कर देते हैं कि कल से प्लग ऑफ हो जाएगा, और फिर बाद में बकौल इनके माफिया मांगते हैं और कहते हैं चले हम इसको ठीक करेंगे। तो सीरियस एक पॉलिसी का फुकदान है जो होना चाहिए। फिर जैसे डॉक्टर हफीज़ ने कहा कि कई चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मसलन 13 अगर स्लैब्स बनी हुई हैं टैक्स की, दुनिया में 3 से 4 होती है, बड़ी हद है 5 होती हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाया हुआ आपने, क्यों ये सब कुछ किया हुआ है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अभी तक क्लियर कट वो इंसेंटिव्स, वो पॉलिसी नहीं है जो आनी चाहिए। 78 to 80% आपका जो ये इस वक्त पाकिस्तान में एम्प्लॉई है वो स्मॉल एंड मीडियम, छोटे और दरमियाने कारोबारों के अंदर उसको नौकरी मिली हुई है, और ये बैकबोन है हमारी सनत का सब कुछ।
एग्रीकल्चर का तो आपके सामने चीज़ें हैं जो नहीं हुई भी, लेकिन जो असल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। इंटरेस्ट रेट के ऊपर चाहे वो छोटा कारोबार वाला आदमी है या बड़े कारोबार वाला, सारे समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी भी और कम होना चाहिए और हो सकता है। जो कोर इन्फ्लेशन है, यानी कि वो महंगाई की शरह जो महंगाई है जिसमें एनर्जी और जिसमें फूड प्राइसेस नहीं शामिल, बाकी चीज़ें, वो 5% है। ये आज भी 7% है, 1.5-2% नीचे आ सकती है। हर किस्म की रिलीफ चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेक होल्डर से बात करे पॉलिसी मेकिंग में। इस्लामाबाद में बैठे बैठे खुद ही एक दिन फैसला करके दूसरे दिन शर्मिंदा होकर फैसला वापस ना लें। ये कारोबार ऐसे नहीं चलते। कारोबारी ज़िंदगी इज़ अ सीरियस बिजनेस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।